हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सीखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो पॉइंट्स हैं। व्हाई डू एलिमेंट्स रिएक्ट, एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस इन डे टू डे लाइफ, केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले है व्हाई डू एलिमेंट्स रिएक्ट, एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो दैट दे ट्राई टू अटेन अ स्टेबल स्ट्रक्चर। क्या? दे वांट टू बिकम स्टेबल। जैसे कि अगर हम इस ग्रुप की बात करें, 18th ग्रुप की, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं स्टेबल। क्यों? अगर हम हीलियम का एग्जांपल लें, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास एक ही शेल है जिसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो इट हैज कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। अगर हम नियॉन का एग्जांपल लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 8। मतलब इसके दो शेल्स हैं और लास्ट वाला शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये होते हैं स्टेबल एलिमेंट्स। तो हर कोई एलिमेंट जो है स्टेबल बनना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? 2, 8 and 2। सो व्हाट इट कैन डू? इट कैन गिव दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नियॉन लाइक स्ट्रक्चर। 2 और 8 बन जाएगा। और जब ये 2 और 8 बन जाएगा तो क्या होगा? इसके चार्ज क्या हो जाएंगे? ये Mg2+ हो जाएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसके पास सरप्लस 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स, सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी 2, 8 and 7. So it will try to accept one electron and become 2, 8 and 8. जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये Cl माइनस बन जाएगा। So now this Mg2+ can attract this Cl माइनस। तो दो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो नेगेटिव चार्ज चाहिए होंगे, तो दो Cl आयन के साथ ये रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, एंड इट विल फॉर्म MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो और वो खुद जो है दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर स्टेबल बन जा रहे हैं। तो यही रीजन होता है कि एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। और देर इज अनदर काइंड ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। और उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, जैसे कि कार्बन करता है। तो ये डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इसके अंदर हमें जो जानना है वो ये है कि रिएक्शन होते क्यों हैं? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है स्टेबल बनना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है मिल्क का। मिल्क को अगर हम गर्मी में बाहर छोड़ दें तो क्या होगा? हम सबको पता है कि गर्मियों में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। वो मिल्क के अंदर के जो लैक्टोज हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड हो या कोई भी एसिड हो, दे आर सार इन टेस्ट, इसीलिए मिल्क का जो टेस्ट है वो सार हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज रस्टिंग। रस्टिंग बेसिकली होता क्या है? व्हेन वी लीव एनी आयरन ऑब्जेक्ट इन व्हाट? ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ह्यूमिड एनवायरनमेंट मतलब जब हवा में नमी हो, मतलब वाटर की मात्रा ज्यादा हो, तो क्या होगा? दिस आयरन ऑब्जेक्ट विल इंटरैक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं रस्ट। क्या होता है ये? रस्ट। This is Fe2O3 and XH2O. XH2O मतलब it can have any molecule of water. So this is also a chemical change that is happening around us. आगे बढ़ते हैं। This is a very important reaction that is basically fermentation. तो fermentation में क्या होता है? जो फ्रूट जूस होता है उसके अंदर क्या होता है? शुगर कंटेंट होता है। तो जब हम फ्रूट जूस निकालते हैं बेसिकली वो क्या है? शुगर सिरप टाइप का हो गया।
शुगर सिरप के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, वो एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे चारों ओर डे टू डे लाइफ में हो रहा है। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कुकिंग इन विच हीट जो है वो रॉ फूड के प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, और ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन में होता क्या है, जो खाना हम खाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और डाइजेशन के प्रोसेस में वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंजाइम के सहायता से क्या बन जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ये रिएक्शन है इसका, कैसे ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बदल रहा है। नाउ कम्स रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज बेसिकली व्हाट, ये जो पहले डाइजेशन हुआ है और हम लोगों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला है, तो ये जो ग्लूकोज है ये इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इस प्रोसेस से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, जिसके अंदर पहला एक्सपेरिमेंट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बर्न करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी है हमको। एक तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको क्लीन कर लेना है विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्लीन करने से क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन है बेसिकली ये एटमॉस्फेयर में रहने के बाद, सिंस इट इज व्हाट, वेरी रिएक्टिव, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर होता है इसके चारों ओर, तो इस ये क्या करता है, बर्न करने से उसे रोकता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना होगा, ताकि उसके ऊपर का जो कोटिंग है वो हट जाए और वो अच्छी तरीके से बर्न हो पाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाए। तो इसका रिएक्शन क्या रहेगा, अगर हम इसका वीडियो देखें, इट बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। देखो कैसे डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ ये बर्न कर रहा है, और इसका जो रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बाद में ये जलने के बाद एक रेसिड्यू रहेगा, ब्लैक सॉरी व्हाइट कलर का पाउडर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी इवॉल्व हो रही है, हीट एंड लाइट इवॉल्व हो रही है। अगला रिएक्शन है जिंक और HCl में। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हो क्या रहा है, जब जिंक इज कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो व्हाट हैपेंस, इट विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये हम वीडियो देखें, सॉरी कहाँ गया, यस, तो ये हमको जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो काफी सारे बबल्स दिखाई दे रही हैं। ये बबल्स क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं, एंड द रिएक्शन इज दिस। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर से एनर्जी इवॉल्व हो रही है। उसके बाद है केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्विंग इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम वर्ड इक्वेशन बोले, जैसे कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर इसी को अगर हम सिंबल्स के थ्रू लिखें तो वो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, जैसे कि ये। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होंगे, केमिकल इक्वेशन तभी बैलेंस होंगे जब लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, इंडिविजुअल एटम्स, और राइट हैंड साइड में उतने ही इंडिविजुअल एटम्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं Mg
plus O2 is forming MgO। तो अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना चालू करूं, मैग्नीशियम का 1 एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर भी राइट हैंड साइड में 1 एटम है, यहां तक तो ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का इधर 1 एटम है, सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, जिसमें दोनों तरफ बराबर बराबर एटम हो ईच इंडिविजुअल एलिमेंट के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को बैलेंस करूं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम लूंगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लूंगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 Mg है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो अब ये बैलेंस्ड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ तो बच्चों अभी हम देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या पड़ी। जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है, अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसके जो मास है रिएक्टर साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो डिफरेंट होंगे। दैट्स व्हाई it is very necessary to balance a chemical equation to show that in a chemical reaction the total mass is conserved। रिएक्टेंट का जो मास है और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट के मास है वो दोनों सेम है। इसको एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ये बनाएगा MgO। अब अगर हम इसके रिएक्टेंट साइड में सारे मासेस को ऐड करें तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का है 24, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 32, सो 24 प्लस 32 इज 56। और प्रोडक्ट साइड में अगर देखते हैं तो मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल ये मिलके बनते हैं 40। तो ये क्या हुआ, ये तो देयर इज अ रिडक्शन इन मास, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम यहीं पर है कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO। अगर यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं और इधर 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो अब ये बैलेंस हो गया। नाउ इफ यू कैलकुलेट द मास, रिएक्टेंट साइड में हम लोगों का क्या मिलेगा, 2 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 48 एंड 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू व्हाट 32। तो 48 प्लस 32 हो गया 80। तो वही अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें मास कितना है, दिस इज 2 इंटू टोटल 40 था MgO का, तो 40 हो गया, तो ये हमको 80 मिला। तो दैट मीन्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से हमें ये पता लगता है कि दोनों तरफ जो है केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मास सेम है। दैट मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन द मास इज कंजर्व्ड। तो ये वही लिखा हुआ है, टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। यहाँ पर वही डेफिनेशन है जो हमने अभी डिस्कस किया। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग देख लेते हैं रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो कुछ रूल्स हैं, अगर हम फॉलो करें तो केमिकल इक्वेशन जो है जल्दी और इफेक्टिवली हम बैलेंस कर पाएंगे। तो पहला है डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 एटम है, मतलब एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हैं, इसके अंदर 1 एटम है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जाके 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको मॉलिक्यूल्स को चेंज करना है। तो मॉलिक्यूल्स को कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं। 2 लगाने से क्या होगा, 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम 2 लगा दें मॉलिक्यूल लेवल पे तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो अब बैलेंस हो गया। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज तो चलेगा, लेकिन एटॉमिक लेवल पे चेंज हम नहीं कर सकते हैं। और इट इज बेटर टू बैलेंस द एलिमेंट फर्स्ट दैट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स आइदर इन द रिएक्टेंट और इन द प्रोडक्ट साइड। तो इसके अंदर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 है, मैग्नीशियम का 1 है, मैग्नीशियम का 1 है, तो हम किसको लेके चलेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीजन तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में मेरे को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसका नंबर ऑफ एटम्स
ज्यादा है आइदर इन द रिएक्टेंट और इन द प्रोडक्ट साइड। लेकिन ये कोई गॉस्पेल नहीं है कि यही करना है। देयर आर सम एग्जांपल्स इन विच यू हैव टू चेंज द एटम्स, यू हैव टू बैलेंस द एलिमेंट दैट हैज लोअर नंबर ऑफ एटम्स। तो वो भी एग्जांपल आगे आएगा जिसको हम लोग देखेंगे। एंड फाइनली क्या करना है, फाइनली हम लोगों को बैलेंस करने के बाद उसका जो स्टेट सिंबल्स है वो लिखना है। स्टेट सिंबल्स क्या है, जैसे अगर हम इधर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम इज सॉलिड, तो हम यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे, एस लिख के तो एक ब्रैकेट डाल देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन गैसियस होता है, तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे। और एमजीओ क्या होता है, एमजीओ इज सॉलिड, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। तो ये फाइनली हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है। हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सीखेंगे, और हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है वो है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स लिख लेने हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। तो बेरियम का कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, बेरियम हमारे पास 1 है, तो हम लोग 1 लिख लेंगे। और प्रोडक्ट साइड में भी बेरियम हमारे पास 1 है, ये देखो 1 है यहाँ पे, तो 1 लिख लेंगे। क्लोरीन कितना है हमारे पास, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास, एल्यूमिनियम 2 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 1 एल्यूमिनियम है, इसलिए 1 आ जाएगा। सल्फर को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 सल्फर है, ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये इंडिकेट करता है सल्फर हमारे पास 3 है। और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में हमारे पास सल्फर है 1। ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 12 है, 3 4 12, और रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 4 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन सा है, ये है ऑक्सीजन का। तो हमने इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, राइट हैंड साइड में किसी तरीके से 12 ऑक्सीजन हो जाए उसका अरेंजमेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ पे एक 3 लगा दें तो राइट हैंड साइड में 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। अब बेरियम कितना है यहाँ पे, बेरियम यहाँ पे वही 1 ही है, चेंज तो हुआ नहीं। यहाँ पे कितना है, 3 है। क्लोरीन कितना है, चेंज नहीं हुआ, 2 है। क्लोरीन कितना है राइट हैंड साइड में, 3 है। एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है। सल्फर कितने हो गए यहाँ पे, 3 है। इधर कितने हैं सल्फर, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 4 12 वही है। यहाँ पर ऑक्सीजन वही चेंज हो गया, 3 4 12 हो गया। वेरी गुड, दो चीजें अब जो है हमारी बैलेंस हो गई हैं। अब हमें किसके ऊपर अटैक करना है, चलो इसको ले लेते हैं, ये 3 है। तो राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है बैरियम, तो उसको हमें 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 3 लगाना पड़ेगा, जिससे बैरियम यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। अब बैरियम कितना है हमारे पास लेफ्ट साइड में, इधर है 3, इधर भी राइट साइड में 3। क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 6, इधर क्लोरीन कितना है, 3। एल्यूमिनियम कितना है, 2, इधर कितना है, 1। सल्फर कितना है, सल्फर हमारे पास यहाँ पे है 3, और यहाँ पे कितना है सल्फर, 3। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 12, और ऑक्सीजन इधर भी 12। अब 1 2 3, ये तो बैलेंस हो गए हैं। अब किस पे अटैक करें, चलो ये 6 है, तो क्लोरीन को 6 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर मैं 2 लगा दूं तो ये 6 हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। अब काउंट करते हैं, बैरियम यहाँ पे कितने हो गए, 3, बैरियम यहाँ पे भी 3 हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, 6, इधर भी 6 हो गया। एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2, इधर भी 2 हो गया। सल्फर कितना हो गया यहाँ पे, 3, इधर भी 3 हो गया। और इधर 12 ऑक्सीजन, और ये भी 12। तो ऐसे हमने देखा कि एक एक करके अगर हम एलिमेंट्स को बैलेंस करते हुए चले जाएं तो फाइनली पूरा इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाता है। तो अभी एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इसमें एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ, तो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड।
तो इसमें एल्युमिनियम जो है वो है 1 और राइट हैंड साइड में भी 1 है, कॉपर जो है इसमें 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, क्लोरीन इसमें जो है हमारे पास 2 है और इसमें 3 है। तो क्या किया जा सकता है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास 6 क्लोरीन हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं क्या होता है। अब देखते हैं एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कॉपर कितना हो गया है, अब 3 हो गया है, उधर कॉपर कितना हो गया है, वहां पे 1 हो गया है, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन हो गया 6, और यहाँ पे कितने हो गए 6, चलो एक तो हुआ। अब कॉपर पर अटैक करते हैं क्योंकि ये 3 है इधर, तो इधर 3 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं क्या हुआ ये। अब अगर हम देखें एल्युमिनियम कितना है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, इधर कितना है, यहाँ पे 2 है, कॉपर कितना हो गया यहाँ पे 3, और राइट हैंड साइड में भी 3 हो गया, और क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, क्लोरीन इधर भी 6 हो गया। तो अब सिर्फ एल्युमिनियम को बैलेंस करना रह गया है। तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं तो ये ऑलरेडी अगले स्टेप में हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि ये बैलेंस हो चुका है। चलो उसको कर ही लेते हैं। ऑलराइट, अब एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2, इधर कितना है 2, कॉपर कितना हो गया यहाँ पे 3, इधर कितना हो गया 3, क्लोरीन कितना हो गया 6, और इधर कितना हो गया 6। अब ये बैलेंस हो चुका है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखना है कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी। तो इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे ये SO4 है, सल्फेट है, ये राइट हैंड साइड में भी जाके सल्फेट ही है, सल्फर और ऑक्सीजन में डिसोशिएट नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम लोग इसको सल्फेट ही रख देंगे, हम इसको अलग अलग सल्फर और ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि जब ये केमिकल इक्वेशन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड से, तब तो हमको ये सल्फर ऑक्सीजन वगैरह सब एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हमें स्टेप नहीं दिखाना है एग्जाम में और जल्दी से इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको SO4 ही रख सकते हैं, इससे काफी इजी हो जाता है। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले एल्यूमिनियम देखते हैं कितना है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है। अब ये जो SO4 है, इस ऑक्सीजन को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसको SO4 गिन रहे हैं, तो खाली ये वाला ऑक्सीजन लेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, H2O वाला। और हाइड्रोजन इसमें कितना है, हम हाइड्रोजन सारे गिनेंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो और कहीं पर लिया नहीं है हमने। तो ये हो गया 3 और 2 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और इस केस में यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो SO4 लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, और राइट हैंड साइड में SO4 कितना हो गया 3। तो अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करें। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, बहुत कुछ करना पड़ेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब पता नहीं किधर क्या लगाना है, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा है उसी पर अटैक करें। हाइड्रोजन इधर भी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोजन इधर भी है, तो अब हमें पता नहीं है कि इसमें कितना बढ़ाना है। जहां पे कंफ्यूजन हो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम बराबर करें या ना करें, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे किसको करें, SO4 को करते हैं। SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो SO4 करने के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली हमको 3 लगाना पड़ेगा। तो 3 लगाने से क्या हुआ, अब हम आगे देखते हैं कितना होता है ये टोटल। 3 लगाने से हमको यहाँ पे एल्यूमिनियम में 1 मिलता है, इधर एल्यूमिनियम में 2 मिलता है, ऑक्सीजन में यहाँ पे हमको वही 3 ही है, और ऑक्सीजन में यहाँ पे हमारे पास 1 ही है। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 6 और 3 9 हो गया, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमारे पास 2 ही है, और SO4 जो है यहाँ पे 3 है और इधर भी 3 है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हम किस पर अटैक करें, अब हम इसको एल्यूमिनियम जो है सबसे पहले इसको करते हैं इधर। अब हम छोड़ दे रहे हैं इसको, इसको भी छोड़ दे रहे हैं, इसको भी छोड़ दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है, कहाँ पे कितना लगाएं कुछ नहीं पता। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम इसको एल्यूमिनियम को अगर करें तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमारा 2 लग जाएगा। 2 लगने से क्या होगा, नेक्स्ट, अब एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे SO4 वाला छोड़ के, यहाँ पे हो गया हमारा पास 6, राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन हो गया वही एक ही है। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, हाइड्रोजन अब देखो
इसमें हो गया 3 टू द 6 और इधर हो गया 3 टू द 6, 12 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर वही 2 ही है। SO4 कितना हो गया, SO4 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब हाइड्रोजन को अगर हम लें, अब इजीली बैलेंस हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और कोई हाइड्रोजन है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम 6 लगा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे 6 लगाकर, ये 6 लगा दिया। अब अगर देखें एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पर 2, इसमें कितने हैं 2, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 6 हो गए। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 6 एंड 6 12, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12 हो गया। SO4 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब ये बैलेंस हो गया है। तो अब हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसके अंदर 5 टाइप है, जो है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब एक एक करके समझते हैं ये है क्या। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है हमको, कंबाइन होना, मतलब दो एलिमेंट्स अगर आपस में कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनते हैं तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड वो आपस में कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बनाए तो भी कॉम्बिनेशन होगा। या दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हो जाए तो उसको भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अभी देखो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके। जो पहला एग्जांपल है उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और एक नया कंपाउंड बन रहा है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर दो कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, एंड H2O वाटर इज ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये दोनों आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो थर्ड टाइप है वो है एक कंपाउंड है और एक दूसरा एलिमेंट है। तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलके भी अगर एक कंपाउंड बनाएगा तो उसको भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं क्या होता है, इसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल स्प्लिट अप हो जाता है दो या दो से अधिक छोटे मॉलिक्यूल्स में या छोटे एटम्स में। तो किसी भी मॉलिक्यूल को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। तो वह एनर्जी हम किस तरीके से देंगे, किस मीन्स से देंगे, या तो हम हीट के थ्रू दे सकते हैं, या लाइट के थ्रू दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दे सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को कैरी करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट अप हो जाएंगे। अगर हम सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो उसको हमें लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि वो क्लोरीन गैस अलग चला जाए और सिल्वर अलग पड़ा रहे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमें फोटोग्राफी में भी यूज होता है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगला एग्जाम्पल है वाटर का। वाटर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कैसे ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड है ये फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। सपोज एक हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है जिसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की लेयर है। मान लो इसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की लेयर है, तो ये जो है व्हाइट कलर का है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट कलर का होता है। अब कंसीडर करते हैं हमारे पास एक स्टेंसिल है जिसके अंदर माइंड फ्रेम लिखा हुआ है, कटा हुआ है, और उसको हम उस सिल्वर क्लोराइड के प्लेट के ऊपर रख देते हैं। अब हम एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट लेकर आते हैं जो इसके ऊपर हम डालेंगे। इससे क्या होगा, जहां पे स्टेंसिल है जो ब्लैक कलर का है उसके आर पार तो लाइट जाएगा नहीं, लेकिन लाइट कहां पर इफेक्ट करेगा, जहां पे ये माइंड फ्रेम लिखा हुआ है वहां पर इफेक्ट करेगा। यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन अलग चला जाएगा और यहाँ पे सिल्वर पड़ा रहेगा जो कि ग्रे कलर का होता है। तो जब ये लाइट यहाँ से हम लोग हटाएंगे और स्टेंसिल ऊपर से हटाएंगे तो नीचे जो है बाकी सारा व्हाइट रहेगा चारों तरफ, जहां पर लाइट नहीं पड़ी है वो सिल्वर क्लोराइड है, और बीच में जहां पे लाइट पड़ी है वहां पे ग्रे कलर का माइंड फ्रेम छप जाएगा। तो बच्चों अभी देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने से पहले हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जानना बहुत जरूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो सबसे ऊपर है जैसे कि पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट जो कि गोल्ड है वो सबसे नीचे है। तो इसको याद करने का एक इजी तरीका मैंने निकाला है, आप अपना भी निकाल सकते हैं।
क ना का मग अल जन फे पब, उसके बाद है हाइड्रोजन, देन CuHgAgAu। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क मतलब पोटेशियम, ना का मग अल जन फे पब, देन हाइड्रोजन, देन CuHgAgAu। तो इस तरीके से ये इजीली याद हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट जो है किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तभी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अदरवाइज अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से नहीं हटा पाएगा। तो अभी देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, वो रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ। तो आयरन नेल्स को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल देते हैं। तो क्या होगा, कुछ देर बाद ये जो आयरन है दिस इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, कॉपर इधर है और आयरन इधर है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इट विल डू व्हाट, इट विल डिस्प्लेस दिस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन जो कि CuSO4 है, और आयरन खुद लग जाएगा उस SO4 के साथ, मतलब सल्फेट आयन के साथ। तो वो फेरस सल्फेट सोल्यूशन बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा जो कि डिपॉजिट हो जाएगा आयरन के ऊपर। तो फेरस सल्फेट जो है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है और इसके अंदर कलर चेंज हो रहा है। अब बच्चों अभी हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर दोनों ही सॉल्ट होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। बेरियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है। इसको अगर हम एक सोल्यूशन में लेकर रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, बेरियम जो है सल्फेट को ले लेगा और एल्युमिनियम जो है क्लोराइड को ले लेगा। तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, तो जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। इसमें हम लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं है कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, इन एनी केस रिएक्शन तो होगा ही होगा। फिर भी फॉर नॉलेज अगर हम देखें तो इसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज में बेरियम जो है ऊपर है एल्युमिनियम से, सो बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। तो बच्चों ये एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये जो हमारा बेरियम सल्फेट बनेगा वो इनसॉल्युबल रहेगा इस सोल्यूशन के अंदर, इसीलिए वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये रिएक्शन को भी याद रखना है। तो बच्चों अभी हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ। तो क्या हो रहा है, सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है रस्टिंग का। इसके अंदर क्या इतने बड़े बड़े शिप्स जो है वो रस्ट हो जा रहे हैं। तो रस्टिंग होता क्या है, रस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच आयरन जो है वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दैट इज Fe2O3 एंड XH2O। X कैन हैव एनी वैल्यू, इट कैन बी 30, 32, एनीथिंग। Now we have moving on to the other example, we are having silver here। तो सिल्वर में क्या होता है, अगर सिल्वर को हम एक्सपोज रख दें एनवायरनमेंट में तो वो सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बन जाता है उसके ऊपर, जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। तो इसीलिए सिल्वर आर्टिकल जो है ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे ब्लैक होता नहीं है। सबसे पहले क्या करेगा ये सिल्वर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर के और सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा। फिर ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सिल्वर सल्फाइड जो है वही कारण है ब्लैक कोटिंग का। तो जैसे कुछ जगह होते हैं जहां पे नाले ओपन होते हैं, तो उस स्पेसिफिक जगह पे क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे जगहों पर देखना जो ये आर्टिकल है सिल्वर के उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग ज्यादा होती है, ज्यादा जल्दी होती है। अब आओ बच्चों अब देखते हैं कॉपर का जो ऑक्सीडेशन है वो कैसे होता है। कॉपर का कोरोशन के लिए क्या होता है, कॉपर रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ, और वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये तीनों चीजों के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, एक तो बनेगा कॉपर कार्बोनेट और एक बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है वही ये ग्रीन कलर है, और इसी तरीके से कॉपर जो है कोरोड हो जाता है।
तो अभी हम लोग देखेंगे रैंसिडिटी क्या होता है। ये जो ऑयली फूड आइटम्स होते हैं, जैसे ये चिप्स हो गए या ये नमक पारे हो गए, तो ये क्या होता है, इसके ऊपर जो ऑयल होता है वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे इसका टेस्ट और इसका स्मेल खराब हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, जब हम इसको पैक करें बैग के अंदर तो उससे पहले इस बैग को नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई ऑक्सीजन ना रहे, और इसके अंदर जो फूड आइटम है उसका जो ऑयल है ऑक्सीडाइज ना हो पाए। तो बच्चों इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन अभी अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, और उसके अलावा भी बाहर के भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आते भी हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस का सेट मैंने तैयार किया है, उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख पाओगे। थैंक यू।